माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत आने के बाद आज दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कारपोरेट कंपनियों के कामकाज ठप हो गए। हालांकि कुछ समय यह स्थिति बनी रहने के बाद सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद स्वतः रीस्टार्ट भी हो गए। बताया जा रहा है कि यह समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई है। इससे अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों के करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई। वहीं 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, वो अर्लियर। क्या वहाँ पे वो है कंफर्म या फिर वो भी वहाँ पर कंफर्म टिकट है। कोई जानकारी दी गई कि अरे मुझे नहीं पता भाई, आप क्या पूछे, उनसे पूछिए। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इस परेशानी से प्रभावित दिखे। हालांकि उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, उनके सर्वर डाउन है, मेरे पास दूसरी एयरलाइन का टिकट है, मैं वहां जा रहा हूं। भाजपा सांसद राजीव प्रसाद रूडी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं। यह सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है, विशेषकर एयरलाइन बैकअप के लिए। अगर दुनिया भर का सर्वर गिर जाए तो स्वाभाविक रूप से फ्लाइट को ऑपरेट करने वाला बैकअप भी गिर जाता है। मैं उम्मीद करता हूं माइक्रोसॉफ्ट के लोग इस समस्या को तुरंत सुलझा लेंगे। देखिए, ये जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और इस 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए, वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूँ इसी कारण से ये पूरी दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वे लगातार 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव से पूर्व अंतरिम बजट भी पेश कर चुकी हैं। वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2019 में सत्ता आने के बाद से ही वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्यभार देख रही हैं। इस प्रकार अब तक उन्होंने 6 बजट पेश किए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि बजट पेश होने से पहले ही इस पर राजनीति गरमाने लगी है। बजट को लेकर कांग्रेस नेत्री और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा है कि हालांकि उन्होंने इस बजट को बनाने से पहले कुछ उद्योगपतियों, बैंकर्स, किसान संगठनों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया है। लेकिन श्रीनेत्र ने पूछा कि क्या वे उन परिवार से मिली हैं जो दिन में 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे? क्या वे उन महिलाओं से मिली जो महंगाई से जूझ रही हैं? क्या वे उन किसानों से मिली हैं जो फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? वे सवाल उठाती हैं कि इससे स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली। ये बजट चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। आज 19 तारीख है और 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 7वां बजट प्रस्तुत करेंगी। और जैसा कि अमूमन होता है, इस बजट को बनाने से पहले वह उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रियल लॉबीज से, कुछ किसानों के संगठनों से और अन्य ऐसे तमाम इकोनॉमिस्ट से, बैंकर्स से मिलकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। लेकिन क्या वो इस देश के आम आदमी से मिली हैं? क्या वो उन परिवारों से मिली हैं, आधे इस देश के लगभग वो परिवार जो दिन की 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं? क्या वो उन महिलाओं से मिली है जो महंगाई का सबसे ज्यादा दंश झेल रही हैं? क्या वो उन किसानों से मिली हैं जो अपनी उपज का सही दाम मिल जाए इसके लिए संघर्षरत हैं? क्या वो इन युवाओं से मिली हैं जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, जो पेपर लीक होने पर प्रताड़ित हो रहे हैं? सवाल और लब्बो लबाव एक है कि क्या वो असल हिंदुस्तान से मिली हैं?
और ये स्पष्ट है कि वो उनसे नहीं मिली है। और ये भी स्पष्ट है कि बजट हर बार की तरह चंद पूंजीपतियों को और अमीर बनाने के लिए और मोनोपोलीज क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम स्वर मेघ कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम में शामिल हुए। नवगठित पुलिस बैंड ने संगीतमय धुनों का वादन कर इस दौरान श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदेश में करीब 330 पुलिसकर्मी बैंड सदस्य के रूप में प्रशिक्षित हुए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न जिलों में प्रस्तुति देंगे। इस दौरान डीजीपी सुधीर सक्सेना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस को सशक्त बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बजट में 10.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों को 25,000 आवास इस वर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 12,000 आवास बना लिए गए हैं। प्रदेश के हर जिले में स्वतंत्र रूप से पुलिस बैंड दल कार्य करेगा। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें देश भर से निवेशक और औद्योगिक घराने तथा प्रदेश के उद्यमियों से निवेश के लिए नए प्रस्ताव आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीट को लेकर कहा, प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव पहल कर रही है। मार्च माह में उज्जैन में हुए इन्वेस्टर समिट में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसी क्रम में राज्य शासन प्रदेश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए। और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक और औद्योगिक घराने हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री भी तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूँ और प्रशासन को बधाई देता हूँ जो इस पूरी तैयारी में लगेगा। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। हम इस पर काम कर रहे हैं। नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सड़कों पर संग्राम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार को घेरने के लिए वह हर संभव प्रयास में जुटा है। कल अशोका गार्डन क्षेत्र में सुंदरकांड को लेकर मची तकरार के बीच वह आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, मुकेश नायक, दीपक जोशी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ उसने भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी से मुलाकात की। साथ ही अशोका गार्डन थाना प्रभारी के विरुद्ध सर्विस नियमों का उल्लंघन करने का शिकायती ज्ञापन भी सौंपा। मामले पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार सर्विस बुक का उल्लंघन किया गया है वह न्याय संगत नहीं है। वह कहते हैं कि कल अशोका गार्डन थाने में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आवेदन दिया है कि प्रशासन द्वारा सर्विस बुक का पालन होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वाले टीआई के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं कि अगर यह नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी को निजी आयोजन और पूरे भोपाल के थानों में सुंदरकांड करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पूरे देश में बहस है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और जहां जहां उनकी सरकारें हैं लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। ये लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत से विपक्ष ने अपनी बात कही और लोगों ने उसको जन समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में सर्विस बुक का की अवहेलना करना, पीआई हो, पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रशासन का कोई कलेक्टर हो या कोई जिला प्रशासन या प्रदेश की सरकार का कोई भी अधिकारी हो, जब उसका कैसे उल्लंघन करता है रोज हम देखते हैं।
अभी थानों में निजी आयोजन की अनुमति देना और फिर भी पीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करना संबंधित अधिकारी। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि सर्विस बुक का हम पालन नहीं करेंगे, हम बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जैसा आज की घटना को लेकर हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया या तो सर्विस बुक का पालन करो, जिससे गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदरकांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। बता दें, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह की तारीफों के पुल मानते हुए कहा था कि जिस प्रकार हमारे युवा साथियों ने नरसिंह घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार को विधानसभा से सड़क तक उठाने का काम किया है, वह सराहनीय है। कि हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को और हमारे विपक्ष के नेताजी को और उपनेताजी को, जिन्होंने कि विधानसभा में नरसिंह घोटाले को बड़े प्रभावशाली ढंग से उठाया, सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया, आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हालांकि इस मामले पर तकरार जल्द खत्म होती नहीं दिखती। यही कारण है कि भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बकरीद मनाने की इजाज़त दिए जाने की बात कहते हैं। सलूजा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को थाना छोड़कर पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बकरीद मनाने की व इफ्तार पार्टी मनाने की इजाज़त दिलवाना चाहिए। सलूजा यह भी कहते हैं क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बकरीद कुछ लोगों ने पीसीसी में बकरे की कुर्बानी की इजाज़त मांगी थी, बकरा भी सच कर तैयार था। दिग्विजय सिंह ने इस बयान के बाद उनसे यह उम्मीद जागी है कि इस बकरीद पर उन्हें यह अनुमति दिग्विजय सिंह ही हर हाल में दिलवा ही देंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान कल सभी ने सुना। कल उन्होंने किस प्रकार सुंदरकांड के आयोजन का विरोध किया, अनुमति मांगी, उसे गैर कानूनी बताया, और उन्होंने कहा कि अब हम भी थानों में बकरीद मनाएंगे, इफ्तार पार्टी करेंगे। अब आज वो सुंदरकांड के आयोजन की बात कर रहे हैं, उसकी अनुमति की बात कर रहे हैं। तो बेहतर हो दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम रहे जो कल उन्होंने कहा था, और हमने सभी ने उनका बयान भी सुना। और बेहतर हो जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पिछली ईद पर भी कुछ लोगों ने बकरे की कुर्बानी की अनुमति मांगी थी, बकरीद मनाने की अनुमति मांगी थी, इफ्तार पार्टी की अनुमति मांगी थी, जो उनको नहीं मिली। तो इस बार सबको उनके इस बयान के बाद उम्मीद जगी है कि दिग्विजय सिंह जी जब थाने में बकरीद और इफ्तार पार्टी की बात कर रहे हैं तो कम से कम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तो बकरे की कुर्बानी की इजाजत मिलेगी, इफ्तार पार्टी की इजाजत मिलेगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस बकरीद पर तैयारी भी चालू कर दी कुछ लोगों ने, जिनको पिछले वर्ष अनुमति नहीं मिली थी। और दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब दिग्विजय सिंह को जल्द से जल्द पीसीसी में उन लोगों को अनुमति दिलाना चाहिए, क्योंकि थाने में जब बकरीद की इजाजत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कांग्रेस कार्यालय से इसकी शुरुआत करना चाहिए उनको। बता दें, इससे पहले कल भोपाल के अशोका गार्डन थाना परिसर में भाजपा कार्यकर्ता के जन्मदिन पर सुंदरकांड के बाद अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के जन्मदिन पर टीटी नगर थाने में सुंदरकांड पाठ की अनुमति मांगी है। इंदौर में पीएनबी में लूट का आरोपी अरुण कुमार सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। विजयनगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के एटा से पकड़ा। बताया जाता है कि उक्त लुटेरा पहले ओरिएंटल बैंक में गार्ड की नौकरी कर चुका है, जिसके बाद पीएनबी में विलय के बाद उसे नौकरी से निकाल देने से वह नाराज था।